अगर आपको बिहार में शिक्षक बनना है तो आपको बीएड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिना बीएड किए भी आप बिहार के अंदर शिक्षक बन सकते हैं। तो चलिए जरा नोटिफिकेशन के अंदर देखते हैं कि आखिर वो कौन से सब्जेक्ट है जिसके लिए बीएड करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपको हर चीज कंप्लीट पता चल जाए। तो देखिए बीपीएससी के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कुल इसके अंदर 1,70,000 अगर आप देखिए तो 1,70,461 कुल वैकेंसीज हैं, जिसमें आपको कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के लिए कुल पोस्ट जो है 79,943 है, यानी कि लगभग कह सकते हैं कि 80,000 हैं। जो भी कैटेगरी है इसके अंदर उस सबको मिला करके इसमें से आप मान सकते हो कि जो 50% महिलाएं के लिए आरक्षित है, क्योंकि बिहार के अंदर 50% महिला आरक्षण है। तो इसमें से लगभग 40,000 जो वैकेंसीज हैं वो महिलाओं के लिए है। तो महिलाएं के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, और भी कुछ महिलाएं के लिए दी गई है आगे। आप उस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आप हमारे साथ वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए। महिला के लिए कुछ विशेष बातें कही गई हैं, वो आपको बाद में पता चलेगा। यहाँ पर कुछ वेतन से रिलेटेड जानकारी दी गई है कि कक्षा 1 से 5 तक के अगर आप शिक्षक बनते हैं तो 25,000 रुपए प्रति माह देय होगा। अगर हम कक्षा 9 से 10 तक की बात करें, यानी कि 6 से 8 तक की वैकेंसीज नहीं दी गई है, डायरेक्ट कक्षा 9 से 10 तक के लिए दी गई है। इसके अंदर जो कुल पोस्ट हैं वो 32,916 पोस्ट हैं, जो 9वीं और 10वीं के लिए है। अगर हम आगे बात करें यहाँ पर तो देखिए इनका जो वेतन होगा 31,000 रुपए प्रति माह देय होगा। अगर उच्च माध्यमिक विद्यालय की बात अगर हम करें, यानी कि 11th एंड 12th के लिए, तो यहाँ पर कुल जो पोस्ट है 11-12 के लिए वो है आपकी 57,602 पोस्ट। अब देखिए इसके अंदर जो आपकी कुल पेमेंट है वो 32,000 रुपए पर महीने है, और कुछ और भी अनुमान्य भत्ते होंगे और सब चीज होंगी, वो आपको बाद में पता चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम शिक्षक की अहर्ता की बात करें कि आखिर कौन से कैंडिडेट होंगे जो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए आप सबसे पहले bpsc.bis.nic.in के ऊपर जा सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप इस फॉर्म को भर रहे हैं तो हो सकता है इस फॉर्म में कुछ वैकेंसीज बढ़ भी जाए, कुछ घट भी जाए, ये आपको बीपीएससी के ऊपर निर्भर करता है। अगर हम आगे देखें तो इस फॉर्म को भरने के लिए आपको बिहार का अस्थायी निवासी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात, अगर आपने बीएड डीएलएड क्या क्या चीजें हैं, हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग दी गई है, वो पास हैं। तो चलिए जरा आगे हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या बातें कही गई हैं। तो सबसे पहली बात, अगर आपको बीएड डीएलएड है कक्षा 1 से 5 तक के अगर आप बनना चाहते हैं टीचर, तो उसके लिए आपको क्या होने चाहिए, तो न्यूनतम ये समझिए कि लगभग अगर डीएड है तो आप बन सकते हैं 2 वर्षीय, जो इंटर के बाद में डीएड होती है वो है, तब आप 1 से 5 तक के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अगर बीएड है तब भी आप भर सकते हैं। इंटीग्रेटेड बीएड प्लस एमएड है तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। वही सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं, दी गई हैं, कही गई है। इसमें और ज्यादा चीजें नहीं है कि मैं सबको पढ़ के एक एक करके आपको बताऊं। बस मैंने जो बात कहा, आपके पास बीएड होने चाहिए तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, आपके पास डीएलएड होने चाहिए तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, अगर आपके पास एमएड है तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर हम आगे देखें तो देखिए जो कक्षा 9वीं और 10वीं है, यहाँ पर देखिए साफ साफ कहा गया है कि कक्षा 9 और 10 के लिए, ये तो 1 से 5 तक की बातें थी, लेकिन अब जैसे देखिए कुछ एक ऐसे पोस्ट हैं, कुछ एक ऐसे डिग्री हैं जो डीएलएड भी नहीं है, बीएड नहीं है, तभी उस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन ऐसा होना चाहिए कि किसी और बोर्ड से या फिर कोई यूनिवर्सिटी होती है जो इसके समकक्ष डिग्री देते हैं, जो डीएलएड है उसके समकक्ष डिग्री देते हैं, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपने एनसीईटी संस्था से मान्यता प्राप्त किसी भी कोर्सेज को कर रखे हैं जो डीएलएड की इक्विवेलेंट है, तब भी आप इसको फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन उन्हें क्या होगा कि पास करने के बाद में 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स करना होगा 2 साल के अंदर में, तभी वे शिक्षक बने रहेंगे, अदरवाइज उनको निकाल दिया जाएगा। तो भैया ये बताओ कौन सा ऐसा छात्र होगा जो बीपीएससी क्वालिफाई कर लेगा, उसके बाद में 6 वर्ष का ब्रिज कोर्स नहीं कर पाएगा। वो एक कोर्स है जो आपको करना होगा, वही चीज कही गई है, बाकी विशेष इसके अंदर और कुछ नहीं कही गई है।
अगर हम बात करें कक्षा 9 से 10 के लिए, तो कक्षा 9वीं एवं 10वीं के लिए आपके पास बीएड होने चाहिए। ठीक है, जिस सब्जेक्ट में आप फॉर्म भर रहे हैं उसके अंदर बीएड होना चाहिए। लेकिन अगर बीएड नहीं है तब भी आप शिक्षक बन सकते हैं। ठीक है, जरा देखिए कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं। तो देखिए नॉर्मल आपको यहाँ पे अगर देखें तो कक्षा 9वीं एवं 10वीं के लिए जो टीचर है उनके लिए आपको दिया गया है कि कुछ एक अलग अलग समूह होंगे। कौन सा समूह होगा? तो भैया 4 समूह है इसके अंदर। एक तो गणित का है, दूसरा विज्ञान का है, तीसरा सामाजिक विज्ञान का है और चौथा जो है भाषा से संबंधित है। अगर हम देखें तो ये 4 सब्जेक्ट आपके बनते हैं किसके लिए? 9th और 10th के लिए। तो इसके अंदर अगर आप गणित का फॉर्म भरते हैं तो इसके लिए आपको कहीं से भी बीएड की जरूरत नहीं है। अगर बीएससी मैथमेटिक्स से करके बीएड कर रखा है तब तो आप एलिजिबल हैं ही हैं, लेकिन अगर नहीं है तब भी आप एलिजिबल हैं। कैसे? जरा ये देखिए। तो उसके लिए अगर आपने गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या फिर केमिस्ट्री और स्टैटिस्टिक्स में से कोई 2 विषय ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ रखे हैं तब भी आप मैथमेटिक्स के लिए एलिजिबल हैं। या फिर आपने इंजीनियरिंग के अंदर आपने पढ़ रखा है तब भी आप मैथमेटिक्स के लिए एलिजिबल हैं। यानी कि मैथमेटिक्स का फॉर्म 9th और 10th के वैसे अभ्यर्थी जो बीएड नहीं हैं वे भी भर सकते हैं। अगर आपने बीटेक कर रखा है, आपने बीटेक लेवल पे गणित, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या फिर केमिस्ट्री में से किसी 2 सब्जेक्ट को पढ़ रखे हैं तब आप फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आप विज्ञान का फॉर्म भर रहे हो, साइंस का फॉर्म भर रहे हो तब कौन कौन से एलिजिबल है? तो ग्रेजुएशन लेवल पर आपके जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री विषय में से कोई 2 सब्जेक्ट पढ़े हुए होने चाहिए या फिर आपको स्नातक के अंदर इंजीनियरिंग में ही आप पढ़े हुए हों तब भी आज फॉर्म को भर सकते हो। साथ के साथ अगर हम देखें तो सामाजिक विज्ञान के अंदर जो सामाजिक विज्ञान है इसमें इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र किसी 2 सब्जेक्ट को पास करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक चीज दिया गया है कि इतिहास या भूगोल एक सब्जेक्ट और दूसरा कोई और सब्जेक्ट अगर पास कर रखे हैं ग्रेजुएशन लेवल पे तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और एक दिया गया है कि भाषा से संबंधित, यानी कि आप अगर हिंदी का फॉर्म भरते हो, अगर आप इंग्लिश का फॉर्म भरते हो, अगर आप उर्दू के लिए फॉर्म भरते हो, अगर आप बांग्ला के लिए फॉर्म भरते हो तो उस सब्जेक्ट के अंदर ग्रेजुएशन होने चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम मास्टर्स कर लेते हैं, जैसे इंग्लिश से मास्टर कर लिए, हिंदी से मास्टर कर लिए, ग्रेजुएशन मेरा साइंस है, तो वैसे छात्र इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आपको ग्रेजुएशन के अंदर होने चाहिए, मास्टर्स में है या नहीं है उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहां तक उस बात की चर्चा कुछ नहीं की गई है। 9th और 10th के लिए, 11th 12th के लिए है। अगर हम आगे देखें तो देखिए 11th 12th के लिए यहां पर बीएड आप कर रखे हो, साथ में मास्टर्स आपकी हो तब आप फॉर्म को भर सकते हो, या फिर बीएड के बाद में एमएड आपने कर रखे हो तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर आपने बीएड एमएड कुछ नहीं कर रखा है लेकिन फिर भी अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर कर रखा है तब आप फिजिक्स के लिए एलिजिबल है। अगर आप केमिस्ट्री के अंदर, केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री, साइंस के अंदर एमएससी मास्टर्स कर रखा है तब भी आप एलिजिबल है। ठीक उसी तरीके से बायोलॉजी यानी कि बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर, मोलिकुलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, ये सारी चीज अगर आपने मास्टर्स लेवल पे कर रखा है तब भी आप एलिजिबल है। मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स के अंदर मास्टर्स कर रखा है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल है। चलिए आगे देखिए, आगे इन्होंने कहा है कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, और वो है 11th 12th में कंप्यूटर विज्ञान के लिए जो आपके हैं, कंप्यूटर विज्ञान के लिए यानी कि कंप्यूटर के शिक्षक के लिए क्या क्या चीज, तो उसके लिए DOEACC के से स्तर A का सर्टिफिकेट आपके पास है तब भी आप एलिजिबल हैं। दूसरी चीज अगर नहीं है तो AICTE अप्रूव्ड किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने बीटेक कंप्यूटर साइंस और आईटी के अंदर अगर बीटेक है तब भी आप एलिजिबल हैं, या फिर अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस किसी भी स्ट्रीम से हो, किसी भी
स्ट्रीम से बीई या बीटेक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जो है आपने कंप्यूटर से कर रखा है तब भी एलिजिबल है। वैसे अभ्यर्थी जो बीटेक किसी भी ट्रेड से हैं लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट अगर कंप्यूटर साइंस से कर रखा है तब भी एलिजिबल है। या फिर वैसे विद्यार्थी जो कंप्यूटर साइंस से स्नातकोत्तर या एमसीए कर रखे हो वो एलिजिबल हैं। या फिर कुछ ऐसे होते हैं जो बीसीए करके एमसीए नहीं किए, बीसीए कर लिए और उसके बाद में उन्होंने क्या किया कि बीएससी के बीसीए के बाद में एमएससी कर लिया या एमए कर लिया, वे भी एलिजिबल है। लेकिन सिर्फ जो बीसीए कर लिया ना वो एलिजिबल नहीं है। बीसीए के बाद में मास्टर्स होने चाहिए तभी आप 11th-12th के लिए एलिजिबल, यानी कुल मिलाकर मास्टर्स के बिना 11th-12th में आप पढ़ा ही नहीं सकते। ठीक है ना। अगर हम आगे देखें तो बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज होती हैं या फिर ऐसे कोर्स बच्चे करते हैं कि वे बीएससी करते हैं और उसके बाद में एमसीए कर लेते हैं, तो उनकी एमसीए 3 साल की हो जाती है, 6 सेमेस्टर की हो जाती है। वैसे एमसीए 2 साल की होती है। लेकिन जो छात्र मान लीजिए कि मैथमेटिक्स से बीएससी किया और वो चाहता है कि हम एमसीए करें, बिल्कुल कर सकता है। और वो कंप्यूटर के टीचर के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन उनका एमसीए 3 वर्षीय होना चाहिए, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, जो कि साफ साफ यहाँ पर इस बात की जिक्र करी है। क्लियर है। अगर हम आगे देखें तो 11th-12th के लिए यहाँ पे एक चीज कहा गया है कि जो ओबीसी ईबीसी है उसको 5 अंक की छूट दी जाएंगी, जो हर एक सब्जेक्ट के लिए है। ठीक वैसे ही संगीत का टीचर है, संगीत के लिए भी वही सारी चीजें कही गई है। अगर हम देखें तो आप ये देखिए यहाँ पे एक अगर आप देखिए तो 11th-12th के लिए जो अकाउंटेंसी है यानी कि कॉमर्स वाले स्ट्रीम है उसके लिए भी दी गई है। तो आपने अकाउंटेंसी, कॉमर्स, ये सारे सब्जेक्ट्स के अंदर अगर मास्टर्स कर रखे हो तब भी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। आगे हम देखें तो विद्यालय अध्यापक के लिए जो शैक्षणिक योग्यता है, आपके पास क्या शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, उसकी मान्यता प्राप्त संबंधित कुछ उपबंध है, वो सारी चीज दी गई है कि आप किसी राज्य सरकार द्वारा बोर्ड से निर्गत मैट्रिक अथवा समकक्ष इंटरमीडिएट का जो है मार्कशीट या उसके समकक्ष का मान्य होना चाहिए। केंद्र सरकार से वो सारी चीज जो आपकी है मतलब डॉक्यूमेंटेशन के लिए एनसीटीई से आपका मान्यता प्राप्त बीएड होना चाहिए, मैट्रिक होने चाहिए, इंटर होने चाहिए, यही सारी चीज कही गई है। बाकी विशेष बहुत सारा चीज ज्यादा नहीं है, आपको विशेष ये सारी चीजें पढ़नी होंगी तो आप हमारे साथ जुड़ करके जो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो या फिर डायरेक्ट आप बीपीएससी के वेबसाइट पे जाकर के भी आप डाउनलोड करके आप इसको पढ़ सकते हैं। आगे अगर देखिए तो यहाँ पर अब एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको आप देखो। यहां पर दी गई है कि वैसे अभ्यर्थी जो प्राथमिक शिक्षक के लिए सीटेट पेपर 1 अथवा बीटेट पेपर 1 पास। अब जरा रुक जाओ, सबके लिए नहीं है, ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो अपियरिंग में है। जो छात्र अपियरिंग में डीएलएड हैं या बीएड हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। जिनकी रिजल्ट अभी तक नहीं आई है वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन उनकी रिजल्ट 1 अगस्त नहीं, सॉरी, उनकी रिजल्ट जो है 31 अगस्त 2023 तक आ जाने चाहिए। या फिर रिजल्ट नहीं आया तब भी कोई टेंशन नहीं है, अरे रिजल्ट नहीं आया ना, आपके एग्जाम 31 अगस्त तक हो जाने चाहिए। आपके एग्जाम अगर 31 अगस्त तक हो गए हैं तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। फिर आप कहोगे कि अगर हम भर सकते हैं फिर इसका साक्ष्य, मतलब बोर्ड जो है जब फॉर्म भरोगे उसी समय अगर आप अपियरिंग हो तो उसके साक्ष्य प्रमाण आपको प्रस्तुत करने होंगे। सेल्फ डिक्लेरेशन अभी देना होगा क्योंकि एडमिट कार्ड तो अभी आया नहीं होगा कि आप इसको जान लोगे, तो सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा कि 31 अगस्त से पहले हमारी एग्जाम हो जाएंगी, अगर नहीं होती है तो उसका मैं जवाबदेही खुद होऊंगा। ऐसा करके सेल्फ डिक्लेरेशन एक होगा जो आपको फॉर्म जब फिलअप होगा तो उस समय पता चल जाएगा, वहां पे आपको देना होगा। उसके अंदर 31 अगस्त तक आपके रिजल्ट आ जाने चाहिए या फिर रिजल्ट नहीं आया तो आपके एग्जाम हो जाने चाहिए। लेकिन आपको सीटेट में पेपर 1 में पास होने चाहिए या फिर जो माध्यमिक स्तर का स्टेट पेपर 1 है माध्यमिक के लिए वो पास होने चाहिए, या फिर उच्च माध्यमिक के लिए स्टेट या बीटेट जो भी है सीटेट है उसको पास होने चाहिए, तभी आप उस फॉर्म को भर सकते हैं अपियरिंग वाले। लेकिन रेगुलर वाले उसकी कोई पात्रता नहीं है, जो बीएड के साथ में
सीटेट पास है वो भी भर सकते हैं, नहीं पास है वो भी भर सकते हैं। अगर हम आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा की गणना 1/8/2023 से होगी, ठीक है। 1 अगस्त 2023 से उनकी गणना की जाएंगी। मिनिमम जो 1 to 5 के लिए है कम से कम 18 वर्ष होने चाहिए, और 8 से ऊपर 9, 10 है, 11, 12 है, उनके लिए कम से कम 21 वर्ष होने चाहिए। और अधिकतम आयु की बात करें तो 40 वर्ष होना चाहिए ओबीसी, ईबीसी, एसटी, एससी, पुरुष महिला सबके लिए। जबकि जनरल के लिए 37 वर्ष, जनरल के लिए मात्र 37 वर्ष है, और एसटी, एससी, ओबीसी इस सब के लिए महिला के लिए 40 वर्ष है, जबकि 42 वर्ष जो है अनुसूचित जनजाति की महिला के लिए है। अगर आप देखिए तो आयु सीमा में छूट के लिए बहुत सारे प्रोसीजर दिए गए हैं कि अगर आप रिटायर्ड ले चुके हो या फिर किसी जॉब में थे तो उनके लिए 60 वर्ष तक वो फॉर्म भर सकते हैं। जैसे कि वार्धक्य सेवानिवृत्त की आयु जो है 60 वर्ष निर्धारित की गई है। तो इसमें आप देखेंगे जिस कैटेगरी के अंदर आते हो उसके अनुसार आप फॉर्म को फिलअप कर देंगे, लेकिन बहुत ध्यान से आप फॉर्म फिलअप करेंगे। अगर ऐसी जरूरत पड़ी तो जब आपकी फॉर्म फिलअप होंगी उस समय भी मैं एक वीडियो जारी कर दूंगा जिसमें आप विशेष ध्यान देंगे कि आपको किस सेक्शन को सिलेक्ट करना है, किसको नहीं करना है, किसके लिए क्या चीज है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है आयु सीमा में छूट की बात कही गई है, यानी कि अगर सीटेट है किसी का अगर एज पार भी कर गया है तो उसके लिए भी प्रावधान है। जैसे 2012 में बीटेट का एग्जाम हुआ था, वैसे अभ्यर्थी अभी तक सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं। जो नहीं हुए हैं उनके लिए 10 साल की आयु में छूट दी गई है। यानी कि मान लीजिए कोई जनरल है 37 साल में तो उसका खत्म हो जाना था, लेकिन 37 + 10 47 साल उसको कुल मिलेंगे। अगर आज के डेट में 47 साल से कम उम्र है तभी वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर लगभग देखा जाए तो बस फॉर्म भरवा रहे हैं ये। इनको पैसे कलेक्शन करने के लिए बीपीएससी का एक बहुत ही अच्छा माध्यम मिल गया है, इसीलिए हर किसी को ये फ्री कर दिए हैं कि सब भर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसका एक बेनिफिट भी होगा कि जितने भी अच्छे फैकल्टी होंगे ना वो आ जाएंगे। चलिए आगे देखिए चयन की प्रक्रिया जो है वो क्या दी गई है। तो चयन की प्रक्रिया बिल्कुल आपके जैसे कि एक पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, उसके अंदर मैंने बताया था कि चयन के लिए क्या क्या चीज है। आपको भाग 1 जो पेपर 1 है वो सबके लिए कॉमन होगा, चाहे आप माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो या फिर प्राइमरी टीचर हो, सबके लिए कॉमन है। जिसके अंदर जल्दी मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूं। इसके अंदर 25 क्वेश्चन इंग्लिश के, 75 क्वेश्चन हिंदी के होंगे। 2 घंटे का कुल समय मिलेगा आपको। कुल 25 अंक प्लस 75 अंक 100 अंक होंगे। इसमें से कुल मिलाकर मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि हो सकता है कि सेक्शनल कट ऑफ हो, लेकिन उस वीडियो के ठीक 3 दिन बाद बीपीएससी के चेयरपर्सन और जो शिक्षा मंत्री है उनके द्वारा ये कंफर्म किया गया कि इसके अंदर सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगा, आपको कंप्लीट में से 30 अंक लाने होंगे, ठीक है। लेकिन पहली जो नोटिफिकेशन इन्होंने जारी किया था, जो दिया गया था, उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन यहाँ पे साफ साफ इन्होंने लिख दिया है कि इस पेपर के अंदर पेपर 1 जो होगा उसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, और यहाँ पर आपको सिर्फ टोटल मिलाकर 30 अंक लाने होंगे। अगर हम आगे बात करें दूसरी, तो देखिए पेपर 2 जो होगा ये माध्यमिक के लिए होगा। पेपर 2 जो होगा वो प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के लिए होगा, कक्षा 1 से 5 तक के लिए होगा। इसमें 120 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 120 क्वेश्चन में से 2 घंटे का समय मिलेगा, और यहाँ पर आपको टोटल जो गणित है, मानसिक क्षमता है, प्रशिक्षण है, सामान्य जागरूकता है, सामान्य विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, राष्ट्रीय आंदोलन है, इससे क्वेश्चन रहेंगे। और नॉर्मली देखा जाए तो पाठ जो आपके हैं SCERT की जो पुस्तक है 1 से 5 तक की, वहीं से क्वेश्चन रहेंगे। और आपकी लेवल जहां तक है, यानी कि ये जब बात कर रहे हैं ना कि 11, 12 तक की, 12th पे आप ये फॉर्म भर सकते हो। कुल मिलाकर ये जान लो कि 12th तक की इसके अंदर एग्जाम जो पैटर्न होगा उस लेवल का रहेगा, क्वेश्चन वहां तक के रहेंगे। नेक्स्ट अगर देखें तो आपकी पेपर 3 की बात कर रहा है ये माध्यमिक विद्यालय के लिए, यानी कक्षा 9 और 10 के लिए। कक्षा 9 और 10 के लिए 2 भाग होंगे जैसा कि आपको पता है। और इसमें 2 भाग कौन कौन से होंगे तो जरा देख लीजिए। 2 भाग होंगे जिसके अंदर पहला पेपर जो होगा इसके अंदर 80 क्वेश्चन होंगे, और दूसरा भाग में क्या होगा 40 क्वेश्चन होगा। जो पहला भाग होगा वो होगा आपका कंप्लीटली जो सब्जेक्ट होंगे जिसको आप चूज करोगे, किस किस में से, हिंदी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान में से कोई एक सब्जेक्ट को आपको चूज करना होगा। और बाकी के जो 40 क्वेश्चन होंगे वो आपको जनरल जो सामान्य अध्ययन होंगे, सामान्य विज्ञान होंगे, वहां से क्वेश्चन होंगे, आप उसको
पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे अगली जो है पेपर 4 की बात कर रहे हैं, जो 11th और 12th के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 11th 12th के लिए भी वही बात है, 80 क्वेश्चन रहेंगे भाग 1 में और भाग 2 में रहेंगे 40 क्वेश्चन। उसके अंदर भाग 1 जो होगा उसमें आपको एक पेपर को चूज करना होगा, किसी एक पेपर को चूज करने हैं। उसमें से कौन कौन से पेपर है? हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, संस्कृत। ये देखिए ये जो पाली है यहाँ तक की भाषाएं हैं, ये एक लैंग्वेज पेपर है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र और वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, हिस्ट्री, राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, ये सारे सब्जेक्ट में से कंप्यूटर साइंस, वाणिज्य, इसमें से कोई एक चूज करने हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके 80 रहेंगे। 40 क्वेश्चन जो होगा ये समान अध्ययन का होगा। इसके ऊपर हमने पहले भी वीडियो बना रखा है, विशेष आप वहां से जाकर देख सकते हो। इस पे बहुत ज्यादा टाइम हम लोग नहीं देंगे। चलिए आगे देखिए, आगे यहाँ पे दिया गया है कि आपके जो क्वेश्चन होंगे कंप्लीटली एमसीक्यू होंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन होंगे बहुविकल्पीय होंगे और एमसीक्यू होंगे और निगेटिव मार्किंग के साथ में होगा। साथ के साथ निगेटिव मार्किंग कैसा होगा इसके लिए आप पीछे का वीडियो देख सकते हो, पिन में मैं वो डाल दूंगा, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। आपको जो जनरल है उसके लिए 40% अंक कम से कम लाने होंगे, जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए 36.5%, जबकि जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उसके लिए 34% अंक कम से कम लाने होंगे, तभी आप इस परीक्षा के अंदर पास हो पाएंगे। अगर इससे कम आया मेरिट लिस्ट के अंदर आप छांट दिए जाएंगे, आपको उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। यहाँ पे एक चीज और साफ साफ दे दिया गया है कि साक्षात्कार के लिए कोई साक्षात्कार नहीं होगी, यहाँ पर इसमें साक्षात्कार नहीं दिया जाएगा। आप बिना साक्षात्कार के ही बिहार के अंदर शिक्षक बनेंगे। जो मेधा सूची है, मेधा सूची कैसे तैयार होगी? तो मेधा सूची जो आपके लिखित परीक्षा होंगे उसके अंदर जितने भी प्राप्तांक होंगे, जितने भी मार्क्स आपके आएंगे, उसी के आधार पे आपके मेरिट लिस्ट डिसाइड किए जाएंगे। यहाँ पे जब आप पास कर जाते हैं तो मेरिट लिस्ट के लिए कुछ चीजें दी गई हैं कि जब आप पास कर जाएंगे, अगर किसी का मार्क्स सेम हो गया तब क्या क्राइटेरिया होगा, उस पर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी उसको जानने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है उसके ऊपर हम लोग आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आरक्षण, किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। तो सबसे पहली चीज, आपके आरक्षण जो ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे उसको सही ढंग से देख करके भरोगे, प्रमाण पत्र सही ढंग से दोगे। दूसरी बात, यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र और अस्थायी निवास प्रमाण पत्र आपके होने चाहिए। ठीक है, बिहार के अस्थायी निवासी हैं तो हर किसी का अस्थायी प्रमाण पत्र बना होना चाहिए, चाहे आप जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, ईबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का उम्मीदवार है तो क्रीमी लेयर आपके होने चाहिए, क्रीमी लेयर से फॉर्म फिलअप होगा। और अगर 1 साल से ज्यादा का है तो आपको एक डिक्लेरेशन देना होगा। ठीक है, और लेकिन वो मान्य नहीं होगा, तो 1 साल के अंदर का आप जल्दी से जल्दी बनवा लीजिए, आपके पास अभी भी समय है। नेक्स्ट अगर देखिए तो यहाँ पे दिया गया है कि जो महिलाएं हैं, अब देखिए कुछ ये कोड दिए गए हैं जिसके अंदर आप उस कोड की बात करेंगे, वहां पे फॉर्म फिलअप करना होगा। वहां पे जनरल के लिए 1, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 3, ईबीसी के लिए 4, बीसी के लिए 5, बीसीएल महिला के लिए 6 और ईडब्ल्यूएस के लिए 7 कोड दिए जाएंगे। देखिए इसी के अंदर ऊपर में दिया गया है कि जो महिलाएं हैं, जो महिलाएं फॉर्म को भर रही हैं, वे अपने जाति, आवासीय, क्रीमी लेयर जो भी बनवाना है वो अपने पिता के घर से बनवाएंगी, पति के घर से नहीं। अगर आप अपने पति के घर से बनवाते हैं तब आपको कोई आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो महिलाएं विशेष करके ध्यान रखेंगी कि महिलाएं अपना क्रीमी लेयर, जाति, आवासीय आय जो भी बनवाना है वो अपने पति के घर से ना बनवा करके पिता के घर से बनवाएंगी, फादर्स के नेम से बनेगा हर चीज। ठीक है, चलिए फी के बारे में जरा जान लेते हैं। तो फी के लिए देखिए, जो बायोमेट्रिक है उसके लिए 200 रुपए लगेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप 1 से ज्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, मान लो आप 1 से 5 तक भी भरते हो, 6 to 8 तक भी भरते हो, दोनों भरते हो, 6 to 8 नहीं सॉरी 9th और 10th के लिए भरते हो, तो 2 फॉर्म आपके हो गए। तो 2 फॉर्म नहीं भरते हैं, फॉर्म आपके एक ही होंगे, लेकिन वहां पे एक स्लैब होगा जहां पे आप टिक कर दोगे। जैसे उस स्लैब को टिक करोगे ना तो 200 रुपए आपके बढ़ जाएंगे। यानी अगर आपको लगने थे 750 रुपए तो अब लगेंगे 950 रुपए। तो जो अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के लिए हैं उनसे 750 रुपए लगेंगे, जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपए लगेगा, जबकि आरक्षित महिला जो है उनके लिए क्या है 200 ही लगेंगे। दिव्यांग के लिए 40% से अधिक जो होंगे उनके लिए 200 रुपए लगेंगे और अन्य सभी उम्मीदवार के लिए 750 रुपए का भुगतान करना होगा। जबकि बायोमेट्रिक के लिए 200 रुपए अतिरिक्त देना होगा वैसे उम्मीदवार जिनकी 1 से ज्यादा पोस्ट के लिए फॉर्म भरेंगे। मान लीजिए 2 पोस्ट के लिए भरे 950,
3 पोस्ट के लिए भरे 1150, ठीक है। अगर हम आगे देखें कि आखिर ये फॉर्म फिलअप होंगी कब से, तो ध्यान रखिएगा 15 जून से फॉर्म फिलअप होंगी 12 जुलाई तक के लिए। उसके बाद में आप इस फॉर्म को bpsc.bis.nic.in पर जाकर के भर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in के ऊपर भी जाकर के भर सकते हैं। अगर आपकी कोई गलतियां हो जाती है, फॉर्म भरने में अगर कुछ गलती हो गई, तब आप पेमेंट करने से पहले आप उसको एडिट कर सकते हैं। पेमेंट कर देने के बाद कोई एडिट नहीं होगा, इसलिए ध्यान से फॉर्म को भरेंगे। अगर कोई भी गलती होती है तो पेमेंट करने से पहले आप उसको फिर से देख लेंगे, उसके बाद पेमेंट करेंगे। पेमेंट जब आप कर देंगे तब उसको सुधारने का कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखेंगे। एक चीज और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज दी गई है कि आप इस फॉर्म को बीपीएससी के शिक्षक के लिए आप मात्र 3 बार फॉर्म भर सकते हैं। 3 बार से ज्यादा फॉर्म नहीं भर सकते हैं। मात्र आप 3 बार ही इस फॉर्म को देने के लिए एलिजिबल होंगे। इस एग्जाम को देने के लिए मात्र 3 बार ही आप एलिजिबल होंगे। तो साथियों, अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो आप इस फॉर्म को स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर तैयारी अच्छी है, और विशेष करके ये सलाह उनके लिए है जो इस बार अपियरिंग में है, अगर अपियरिंग वाले स्टूडेंट की तैयारी अच्छी नहीं है तो इस फॉर्म को मत भरना, आप अगली बार का वेट कर लो। लेकिन अगर आपकी तैयारी अच्छी है, मुकम्मल है, आपको लगता है कि हाँ हम इस एग्जाम को फोड़ सकते हैं, बिल्कुल हमारी हो जाएंगी, तब आप इस फॉर्म को जरूर से जरूर भरिए, क्योंकि वैकेंसीज बहुत ज्यादा है। 1,70,000 के आसपास में वैकेंसीज हैं। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप इस नोटिफिकेशन को अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट करिए और हमें ये जरूर से बताइएगा कि आप हमें किस माध्यम से देख रहे हैं। फेसबुक पे देख रहे हैं, इंस्टा पे देख रहे हैं, या फिर यूट्यूब पे देख रहे हैं। आप जहां से भी देख रहे हैं, हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। थैंक यू। जय हिंद।